नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का विषय है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके वर्तमान में हालत के ऊपर। कांग्रेस आज़ादी के समय से सत्ता में रही, क्योंकि आज़ादी उसके नेतृत्व में मिली थी देश को, तो स्वाभाविक था कि कांग्रेस सत्ता में रहेगी। राजनीतिक पार्टी है तो वो सत्ता में रहना उसको स्वाभाविक था। लेकिन आज जो चर्चा होती है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी और लगभग 55 साल तक राज करने वाली पार्टी, शासन करने वाली पार्टी, जिसमें 5 साल उसके सहयोगी ने भी शासन किया, जिसको उन्होंने समर्थन दिया था। इस प्रकार से लगभग कहा जाए तो 60 साल तक कांग्रेस का जो शासन रहा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 60 साल तक इस तरह शासन करने वाली की पार्टी की वर्तमान में ऐसी स्थिति क्यों है? तो हम इसको, इसकी जो हालत है, इसकी जड़ों से हम शुरू करते हैं कि इसकी हालत ऐसे क्यों हुई। इसकी हालत होने का सबसे पहला कारण ये था कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बहुत बड़े बहुमत से सरकार में आए। उन्हें लोकसभा में 415 सीटें मिली और उन्होंने उसके बाद जो संचार क्रांति लाई और बाकी योजनाएं लाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार के लिए, ये सब बड़े अच्छे चल ही रही थी कि अचानक एकाएक 1986 में एक स्वीडिश रेडियो ने खबर चलाई कि भारत ने जो स्वीडन के साथ बोफोर्स तोपों का जो सौदा किया है, उसमें 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई है। अब ये उस समय बहुत बड़ी खबर बनी, बहुत ज़्यादा इसका हल्ला हुआ और इसके बाद सरकार ने इसकी जांच के लिए जेपीसी का गठन किया और भी जो विदेश स्तर पर जांच होती है उनका गठन किया उन्होंने। जेपीसी की जांच चल ही रही थी कि अपनी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि अचानक जो है एक घटनाक्रम घटता है। वीपी सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे और अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने औद्योगिक घरानों पर छापे मारना शुरू कर दिए और बड़ी तेजी से छापे पड़ने लगे। इसमें मीडिया समूह भी थे और औद्योगिक घराने भी थे। तो ये घराने जो है राजीव गांधी के पास गए, बोले हमारा जो अपराध है या जो हमारा कागज है आप उसकी जांच कीजिए, लेकिन जिस तरीके से छापे डाले जा रहे हैं, तो जिस तरह से हमारी बदनामी हो रही है, इस समय बहुत नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। राजीव गांधी की बात समझ में आई और उन्होंने वीपी सिंह का मंत्रालय बदल दिया, उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया। वीपी सिंह जनवरी में रक्षा मंत्री बने और रक्षा मंत्री बनते ही वीपी सिंह ने सिर्फ 3 महीने के बाद अपने पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि रक्षा मंत्रालय में ने जो बोफोर्स तोप सौदा किया है वो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। तो जांच तो चल ही रही थी, जेपीसी चल रही थी, लेकिन वीपी सिंह का इस्तीफा एक भूचाल आ गया इसकी, और कुछ समय बाद वीपी सिंह ने कांग्रेस भी छोड़ दी और अलग से अपना एक जन मोर्चा बनाया और उसके तहत उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को टारगेट किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने आरोप लगाए कि इस लेन देन में मुख्य भूमिका अमिताभ बच्चन और उनके भाई अमिताभ बच्चन की है। और इससे आहत होकर अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दिया और उसी सीट से वीपी सिंह इलाहाबाद से चुनाव जीते और यह तय हो गया कि वीपी सिंह के साथ जनता है। वीपी सिंह ने इसका भरपूर लाभ उठाया और जितनी विपक्षीय पार्टियां बहुत छोटे स्तर पर विपक्ष का काम कर रही थी, उन्हें बहुत बड़ा अवसर दिखाई देने लगा, जिसमें विशेषकर भारतीय जनता पार्टी थी, जिसकी उस समय सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थी। यह घटनाक्रम चल ही रहा था कि इसी बीच जो कुछ ऐसे खाते बताए जाने लगे कि इन खातों में, स्विट्जरलैंड में जो खाते होते हैं उनमें, उन खातों में
स्विस बैंक जिनको कहा जाता है, उनमें ये पैसा डाला गया है। इसके लिए भी एक जांच कमेटी बनी और एक राजनीतिक वातावरण बहुत तेजी से फैलने लगा भ्रष्टाचार का। और उसके बाद वीपी सिंह ने तो सारे विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया, सारे दल एक हो गए, सारे दलों ने मिलकर इस पर रणनीति बनाई और इसमें उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की कि राजीव गांधी ने भ्रष्टाचार किया है, उनकी सरकार ने। एक लहर बन गई, एक परसेप्शन बन गई, एक अवधारणा बन गई। इस अवधारणा को पूरे देश में गांव गांव में व्यापक स्तर पर आरएसएस ने फैलाया। वीपी सिंह की जो मुहिम थी, इसको जमीन तक आरएसएस ले गई उनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया था। अब सभाओं में सिर्फ बोफोर्स की चर्चा होती थी। आरएसएस का जो गठबंधन है वो अवधारणा बनाने में, जैसे हम परसेप्शन कहते हैं, कितनी महारत हासिल है, आज सबको सामने है। और उस समय भी उसने बहुत जबरदस्त तरीके से ये परसेप्शन बनाया। टीवी फोड़े जाने लगे, 3 पुतले बनाए जाते थे, उन्हें तोप लगा के उड़ाया जाता था। इंदिरा का लाल, बोफोर्स का दलाल, ये नारा बना दिया गया। वीपी सिंह की सभाओं में भी पुतले बनाए जाने लगे, उन्हें तोप से उड़ाया जाने लगा। वीपी सिंह अपनी जेब में कागज रखते थे, कहते थे कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी उस दिन ये उजागर कर दूंगा। ये घटनाक्रम ने पूरे देश में जो है, एक कहना चाहिए कि पेशेंस ला दिया। क्रांति तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत उथल पुथल मचा दी। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राजीव गांधी 1989 में लोकसभा का चुनाव हार गए। हालांकि एक बात मार्के की ये रही कि उन्हें दक्षिण भारत से पूरा समर्थन मिला। मतलब एक तरफा सीटें उन्होंने हासिल की थी दक्षिण भारत से, और 194 सीटें उन्होंने जीती थी, और ये दो कुल मिलाकर 236 सीटें उनके गठबंधन ने जीती थी। जयललिता की पार्टी से उनका गठबंधन था, और भी आंध्र में गठबंधन था। तो उनके पूरे गठबंधन को बड़ी हार के बाद भी 236 सीटें मिली थी उनके गठबंधन को। वीपी सिंह के जो समर्थन था वो टुकड़ों में था। वीपी सिंह ने के जो जनता दल था उसको 142 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 88 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी को 54 सीटें मिली। इस तरह से उन्होंने आखिरी में विपक्षों ने बैठ के मिलीजुली सरकार का गठन किया। अब तय हुआ कि भाई सरकार तो बन गई है, अब वो बोफोर्स की जांच होनी चाहिए। वीपी सिंह ने भी बोफोर्स की जांच बिठाई। कुछ जेपीसी की रिपोर्ट आ चुकी थी जिसने बता दिया था कि इसमें कोई दलाली नहीं खाई गई, ये जेपीसी ने बता दिया था। इसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी जांच रिपोर्टें बनाई, और वीपी सिंह से लोगों ने कहा, पत्रकारों ने, कि अब आप बताइए कि कौन वो 3 नाम हैं, क्या जांच में हुआ, किसने पैसा खाया, बताइए। क्योंकि पहले तो ये तक कहा जाता था आपकी सभाओं में कि किस किस को कितना कितना पैसा दिया गया। अब उनके नाम उजागर होने चाहिए, क्योंकि आपके पास तो है। तो वीपी सिंह साहब मुकर जाते थे और वो बिल्कुल निरुत्तर हो जाते थे, और उनका साथ देते थे अगल बगल में बैठे तत्कालीन समय में शरद यादव और रामविलास पासवान। वो उन्हें संभालते थे उस बात को कि नहीं नहीं हम बताएंगे, अभी आप संयम रखिए। और वीपी सिंह इसको कुछ भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल शांत भाव से निशब्द हो जाते थे वो इस मुद्दे पर। लोगों ने कहा, पत्रकारों ने कहा कि भाई अब बताना आवश्यक है, इस मुद्दे पर आपने चुनाव जीता है, तो आप बताइए कि क्यों आप उनका नाम नहीं बता रहे। वास्तविकता यह थी कि वो नाम थे ही नहीं। इसी दौरान अमिताभ बच्चन लंदन में अपने इस आरोप पर केस जीत चुके थे, और लंदन की अदालत ने कहा था कि तो अमिताभ बच्चन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार और गलत है। ये बहुत बड़ी जीत थी अमिताभ बच्चन के लिए, क्योंकि मेन टारगेट अमिताभ बच्चन थे, और इसी कारण उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा भी दिया था। मतलब उनका राजनीतिक जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। उसके बाद वीपी सिंह से कहा गया, बताइए। उसमें काफ़ी लोगों के नाम थे। एक हिंदुजा ग्रुप है बहुत बड़ा, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, विन चड्ढा, अमिताभ बच्चन, इस सबके नाम बताए गए थे, लेकिन किसी के प्रति एक पैसे का भी सरकार आज तक खुलासा नहीं कर पाई। कितने बार वो केस हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, जेपीसी बनी और बनी, विपक्ष की सरकार रही, 20 साल सरकार रही इस दौरान विपक्ष की, लेकिन वो एक पैसे का घोलमेल साबित नहीं कर पाई कि कोई घालमेल हुआ है। एक परसेप्शन था बोफोर्स का, सब कुछ हुआ लेकिन वो सामने कुछ भी नहीं आया। लेकिन इसमें कांग्रेस की जो इमेज थी, कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा थी, उसको बहुत आघात लगा, बहुत डेंट हुआ, बहुत आघात लगा।
यहां से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हुई है, यहां से कांग्रेस की पतन की शुरुआत हुई है। उसके बाद कांग्रेस आई, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई जो कांग्रेस को पहुंचना था। उसके बाद कांग्रेस वीपी सिंह की सरकार गिरी, राम मंदिर मुद्दे के ऊपर के आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, तो वो सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर को समर्थन दिया, 6 महीने वो सरकार चली। फिर अगले चुनाव जब घोषित हुए तो राजीव गांधी की हत्या हो गई और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। तब तक कांग्रेस का जो संगठन था और वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसके कई और कारण थे। उसके कारण ये भी थे कि कांग्रेस जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत थी, वहां वो संगठनात्मक स्तर से बहुत कमजोर हो गई। उसका भी एक कारण था, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्हीं के साथ बिहार के और उत्तर प्रदेश के और उड़ीसा के, उस साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के भी चुनाव साथ में हुए थे। तो जब ये चुनाव साथ में हुए तो भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह ने गठबंधन से इन प्रदेशों में चुनाव लड़ा था। और चूंकि बड़ी पार्टियां, वीपी सिंह का जनता दल था और भाजपा बहुत सहयोगी के रूप में थी, और उससे पहले तो वो थी नहीं, लेकिन इस बोफोर्स प्रकरण में और भ्रष्टाचार प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में जगह बनाने का मौका मिल गया, स्पेस मिल गया, और यहाँ पर वो मिलकर चुनाव लड़े। तो वीपी सिंह भी उतने मजबूत नहीं थे संगठन स्तर पर उस समय, क्योंकि नई पार्टी थी, लेकिन भाजपा का संगठन बहुत मजबूत था। आरएसएस के तौर पर जो संगठन था वो गलियों गांव तक फैला हुआ था, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उठाया। लेकिन चुनाव थे तो वीपी सिंह बड़े भाई की भूमिका में थे, उनकी जो पार्टी थी। तो दोनों जगह बिहार में और उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार बनी भाजपा के समर्थन से। वहां लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। फिर घटनाक्रम घटता, जब वीपी सिंह की सरकार गिरी तब जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने इन राज्यों से भी अपना समर्थन वापस ले लिया। तो उत्तर प्रदेश में तो जनता दल के पास बहुमत था, वो सरकार बचा सकते थे, इतने थे, उनके 208 विधायक थे और कम्युनिस्ट पार्टी और निर्दलीयों को मिलाकर उनकी सरकार बच सकती थी। लेकिन चूंकि वीपी सिंह के साथ जो विधायक थे वो मुलायम सिंह से अलग हो गए और मुलायम सिंह चंद्रशेखर खेमे में चले गए। लालू प्रसाद यादव की सरकार गिर जाती भारतीय जनता पार्टी के समर्थन लेने से। लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस ने इन दोनों सरकारों को अपना समर्थन दिया, मुलायम सिंह यादव को और लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में काफी अच्छे विधायक जीते थे, उनके 94 विधायक जीते थे और मुलायम सिंह के पास कम से कम 150 करीब विधायक थे। तो 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को मिला के उनको अच्छा खासा उनका सरकार बची रही और बिहार में 70 सीटों से लालू प्रसाद यादव की कुर्सी बची रही कांग्रेस की। अब ये दोनों की इनको दोनों जब इन्होंने ये सरकार बनाई तो इनको फिर समर्थन से तो फुटेज मिल गया और कांग्रेस ने इनको समर्थन देने के एवज में कोई भी कीमत नहीं वसूली, नैतिकता के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है और इनको समर्थन दे दिया। ये बहुत चालाक, मतलब बहुत विद्वान नेता थे और बहुत ही चतुर नेता थे। इन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, अपना संगठन तैयार किया, सत्ता और संगठन से अपना संगठन बनाया, उसको मजबूती दी और जो मजबूती जो मिली इन दोनों नेताओं को वो कांग्रेस के वोट की मजबूती थी। इस वोट जो कांग्रेस का था वो ट्रांसफर हो गया इन दोनों नेताओं में, मुस्लिम और दलित पिछड़ा वोट इन पर ट्रांसफर हुआ और कांग्रेस का उस समय पे यही वोट था, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये कांग्रेस का कोर वोट बैंक था। और इन दोनों नेताओं ने कोर वोट को डेंट कर दिया और राम मंदिर मुद्दे पर जो ब्राह्मण वोट था, कमिटेड वोट, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और कांग्रेस का जो पूरा वोट था वो कोलैप्स हो गया दोनों स्टेटों में। अच्छी खासी तादाद लोकसभा की इसमें बनती है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 48 सीटें तत्कालीन समय पर बिहार की थी। इसमें आके 124 सीटें वहां पर बनती थी और कांग्रेस हर सीट पर मजबूत थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का संगठन और सत्ता दोनों में कांग्रेस कमजोर हुई और वीपी सिंह की जो बनाई एक अवधारणा थी उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद 91 में चुनाव हुए, राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी और उसका लाभ कांग्रेस को मिला और हारती हुई कांग्रेस
242 सीटें जीतकर सहयोगी के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन वो सरकार सत्ता में तो थी, लेकिन संगठन में नहीं थी। संगठन कमजोर हो चुका था। कांग्रेस के पास बहुत कमजोर संगठन से उसने रेंगना शुरू किया और उसके बाद कांग्रेस की हालत निरंतर जो है कमजोर होती गई। ये हमारा पहला एपिसोड था, पहला पार्ट था इसका। हम अगला पार्ट बहुत जल्दी आपको सामने रखेंगे। दूसरी बार आप उस पार्ट को भी देखिए और उसमें बताएंगे कि कांग्रेस फिर कैसे कैसे और कमजोर होती चली गई। आप हमारा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें अपनी राय बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।